करीम अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, बुज़ुर्ग दोस्तों और मेरे अज़ीज़ साथियों, गुज़िश्ता कल हमने ज़कात से मुताल्लिक़ निसाब और साहिब निसाब को समझा था कि निसाब माल की उस मुकर्ररा मिक़दार को कहते हैं जिसके होने पर ज़कात वाजिब होती है। ये हम समझ चुके हैं कि निसाब किसको कहते हैं। और साहिब निसाब वो है जिसके पास निसाब के बक़द्र माल हो। तो आज हम सोने के मुतालिक और चांदी के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे कि सोने का निसाब कितना है, कितना सोना होने पर उस सोने पर ज़कात वाजिब होती है, कितनी चांदी होने पर उस चांदी पर ज़कात वाजिब होती है, और इसके ज़िम्न में माल तिजारत और जो हमारे पास प्रॉपर्टी वगैरह है वो जो भी कुछ हो बहस्ब तौफ़ीक इंशाअल्लाह हम उसको बयान करेंगे। तो सबसे पहले समझें कि शरीयत ने 5 चीज़ों पर ज़कात को वाजिब किया है असल के एतबार से। जैसे सोना और चांदी एक चीज़, माल तिजारत दूसरी चीज़, खेती बाड़ी तीसरी चीज़, मवेशी यानी किसी के पास जानवर वगैरह हो चौथी चीज़, और 5वीं चीज़ है बागात में खजूर हो, मुनक्का हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने आम तौर पर खजूर और मुनक्के के बागात होते थे, अंगूर के बागात होते थे। बहरहाल ये 5 चीज़ों पर ज़कात वाजिब होती है जब ये चीज़ें अपनी निसाब को पहुँच जाए। तो सबसे पहली चीज़ हम समझेंगे सोना और चांदी। ये बहुत अहम मसला है क्योंकि अक्सर लोगों के पास सोना किसी न किसी दर्जे में मौजूद होता है, चांदी किसी न किसी दर्जे में मौजूद होती है। बहुत ही कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास सोना भी नहीं और चांदी भी नहीं है। गरीब से गरीब घर में भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो सोना जो है इसकी मिक़दार है, इसका निसाब है 7.5 तोला। 7.5 तोला। अब 1 तोला कितना होता है तो वो ज़माने के एतबार से तब्दील भी होता रहता है, लेकिन अगर देखा जाए तो असल में 1 तोला होता है 11.66 11 ग्राम और 66 मिलीग्राम 66 मिलीग्राम। तो ये होता है 1 तोला। लेकिन अगर एहतियातन जिसमें गरीबों का फ़ायदा हो, हमारी ज़कात निकले, एहतियात अगर हम पकड़ सकते हैं तो 1 तोला 10 ग्राम का भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से 7.5 तोले की जो मिक़दार होती है वो 87.5 ग्राम होती है, और 10 ग्राम के हिसाब से पकड़ेंगे तो 75 ग्राम होती है सीधा सीधा 7.5 तोला। बहरहाल तो अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना है तो उस पर ज़कात हो जाती है उस सोने में वाजिब। अगर किसी के पास सिर्फ़ और सिर्फ सोना ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, और वो 7.5 तोले के नीचे है, तो उस सोने पर ज़कात वाजिब नहीं होती। यहाँ पर एक मसला बहुत गौर से सुनना और समझना है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। बाज़ लोग पूछते हैं कि मौलाना 7.5 तोला सोना हो तो उसके ऊपर ज़कात है ना? हाँ बराबर, लेकिन जुमला थोड़ा गलत है। ये 7.5 तोले के ऊपर ज़कात नहीं है, 7.5 तोले पर ज़कात है। ये ऊपर वाला जो लफ्ज़ है बम्बई का, उसके बहुत सारे माने निकलते हैं। उसका एक माना ये निकलता है ऊपर के कि बहुत सारे लोग ने पिछले गुज़िश्ता सालों में भी पूछा कि जैसे किसी के पास 8.5 तोला सोना है, 1 तोला ज़्यादा है निसाब से, तो क्या वो सिर्फ 1 तोले की ज़कात निकलेगा? 7.5 तोले के ऊपर 1 तोले की ज़कात? ऐसा नहीं है। 7.5 तोला सोना होने पर ज़कात तो वाजिब हो जाती है। अब 7.5 के ऊपर जितना भी है तो वो 7.5 को ले करके पूरे की ज़कात निकालेंगे। किसी के पास 15 तोला सोना है तो ऐसा नहीं है कि 7.5 तोला अलग करेंगे और फिर 7.5 की निकालेंगे। 7.5 15 होता है ना, ऐसा नहीं है। अगर किसी के पास 15 तोला सोना है तो पूरे 15 तोले की ज़कात निकालेगा। 7.5 तोला सोना होने का मतलब यह है कि उतना होने पर ज़कात वाजिब हो जाती है। अब उसके ऊपर कितना भी हो तो उसको साथ में ले करके ज़कात निकाली जाएंगी। तो ये गलत फहमी में ना रहे कि हमारे पास तो 9 तोला सोना है तो 7.5 को निकाल के 1.5 तोले की निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। तो 7.5 तोला सोना है, उसके ऊपर ज़कात निकालेंगे। कैसी निकालेंगे? अब क्या तरतीब है इसकी? अभी मैंने फजर से पहले ही सोने का रेट निकाला। नेट पर आजकल आसानी है, पहले सोनार के पास जाना पड़ता था। तो अगर किसी के पास 24 कैरेट सोना है, फ़ाइन गोल्ड जिसको कहते हैं, बिस्किट की शक्ल में, तो उसका लगभग जो रेट चल रहा है आज 1,56,000 के आसपास चल रहा है। और अगर किसी के पास 22 कैरेट है तो वो 148 के आसपास चल रहा है, यानी 1.5 लाख पकड़ कर चले। अब जितना भी है, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास 10 तोला सोना है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 लाख से, कितना हो गया? 15 लाख रुपये हो गए। अब 15 लाख को कैलकुलेटर पर आ गया, उसको हम करेंगे डिवाइड बाय 40। 40 से उसको क्या करेंगे? हम तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसके 40 टुकड़े करेंगे। किसी भी चीज़ के जब 40 टुकड़े किए जाते हैं तो वो 2.5% बनता है। किसी भी चीज़ के 40 टुकड़े किए जाए 100 में से तो वो हो जाता है 2.5%। कितना हो जाता है? 2.5%। तो हमने मिसाल के तौर पर 15 लाख के 40 टुकड़े किए, डिवाइड बाय 40 किए, तो कितना हो जाएगा? है कोई इतना फास्ट? सीए की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मिसाल के तौर पर अगर 10 लाख की ज़कात निकालनी है हमको तो 25,000 रुपये निकलेगी। 25 में 12.5 ऐड कर दो, हो गए।
तो ये बहुत आसान तरीका है ज़कात निकालने का कि हमने जो है हमारा सोना कितने का है उसको लिख लिया, कैलकुलेटर पे टाइप कर लिया, उसको हमने जो है जो भी हमने रेट बताया, आप रेट निकाल लो, हमारा ज़्यादा लग रहा है तो आप निकाल लो, सोनार के पास जाके निकाल लो। सोनार के पास कभी कम ज़्यादा होता है, सोनार लोग जो है कस्टमर खींचने के लिए रेट थोड़ा कम देते हैं, लेकिन फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ तांबा पित्तल करके उससे ऊपर चले जाते हैं। बहरहाल सोनार लोग की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ईमानदार भी होंगे, आप लोग सुनने वाले जो नहीं सुन रहे उनकी बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल तो इस तरह से सोने के निसाब के ऊपर ज़कात निकलेगी। चांदी का भी यही मसला है, लेकिन चांदी का निसाब ज़्यादा है। 52.5 तोला चांदी, लगभग 612 ग्राम चांदी अगर किसी के पास हो तो उन पर भी ज़कात वाजिब हो जाएगी। 612 ग्राम चांदी। अब चांदी जो है इसकी भी मैंने कीमत निकाली, तो 10 ग्राम चांदी की जो कीमत है फ़िलहाल वो है 2255 रुपये। तो 1 ग्राम की कितनी हुई? 1 ग्राम की, बहरहाल जो भी है, तो उस हिसाब से हम ज़कात निकालें कि हमने 52.5 तोला चांदी की जो भी कीमत है हमने आज मालूम कर ली। हमारा अगर आज ज़कात निकालने का टाइम है तो, या जो भी हमारी तारीख है उस तारीख को हम रेट देखेंगे। तो 52.5 तोला चांदी, या हमारे पास 60 तोला चांदी है, या 70 तोला चांदी है, या 100 तोला चांदी, जो भी है हमारे पास, उसको हम उसका रेट निकालेंगे। उसका जो वैल्यूएशन आएगा उसके अंदर डिवाइड बाय 40 करेंगे, तकसीम करेंगे, जो भी अमाउंट आएंगी वो हमारी ज़कात होंगी। तो हमको चांदी का निसाब भी समझ में आ गया। अब जो है किसी के पास 7.5 तोला सोना नहीं है और 52.5 तोला चांदी नहीं है, लेकिन उसके पास 2 तोला सोना है, 20 तोला 10 तोला चांदी है, और कुछ कैश भी पड़ा है उसके पास। तो ये तीनों चीज़ें निसाब तक नहीं पहुंच रही। अच्छा, 52.5 तोला की जो चांदी की मैंने कीमत निकाला, 52.5 तोला चांदी कितने की होगी? तो लगभग 1,56,000 की हो रही है आज। कितने की हो रही है? ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, चांदी की कीमत, क्योंकि इसके ऊपर ही सब हर चीज़ की चीज़ तय होती है। तो 52.5 तोला चांदी की अभी फ़िलहाल जो कीमत चल रही है आज, वो 1,56,57,000 के आसपास चल रही है। तो अगर किसी के पास सोना निसाब के बकदर नहीं है, कम है, चांदी निसाब के बकदर नहीं है, कम है, और उसके पास कैश भी 1,50,000 से कम पड़ा है, लेकिन ये तीनों चीज़ें मिलकर, सोना, चांदी और इसी तरह कैश मिलकर 52.5 तोला चांदी की निसाब को पहुंचते हैं, यानी 1.5 लाख के आसपास उनकी वैल्यूएशन होती है, तो उस पर भी ज़कात आएगी। उस पर भी क्या आ जाएगी? तीनों चीज़ें मिलकर चांदी के निसाब को पहुंच जाती है, तो उस पर भी क्या होगी? ज़कात वाजिब होगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर ज़कात नहीं है, तो उनके पास अगर ये तीनों चीज़ें मौजूद है तो उसका वो कैलकुलेशन कर ले, अगर वो चांदी की मिकदार को पहुँचते हैं, निसाब की मिकदार को, तो उन पर भी ज़कात क्या हो जाएगी? वाजिब हो जाएगी। बहुत सारे लोग जो हैं साहिब निसाब होते हैं, लेकिन वो पता करना ही नहीं चाहते कि मैं साहिब निसाब हूँ क्या नहीं हूँ, तो उसको उनको पता भी नहीं चलता। उनको पता भी, जो कबूतर होता है ना, कबूतर वो आँख बंद करता है और दाना खाते रहता है, इधर उधर देखता नहीं है ज़्यादा, तो उसको बिल्ली नज़र नहीं आती, उसको बिल्ली नज़र नहीं आती, वो सोचता बिल्ली है ही नहीं, लेकिन बिल्ली बराबर उसको देखते रहती है, बिल्ली उसको उसकी जो है ना ताक में रहती है कि थोड़ी सी गफलत और मैं झपट्टा मार लूँ। तो इसी तरह हम आँख बंद करके बहुत सारे मसाइल को जाने देते, साइड से इग्नोर करते, जाने दो, हर चीज़ को देखने की ज़रूरत थोड़ी है, तो इसको भी क्या देखने की ज़रूरत है? अगर कभी निकल गया तो, हम साहिब निसाब हो गए तो बहुत सारे लोग जो है ज़कात लेने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन उन पर ज़कात वाजिब होती है। तो अगर उनको ज़कात दी जाए तो ना हमारी ज़कात अदा होंगी और उनको गुनाह होगा। बगैर इस्तेहकाक के ज़कात लेने वाला गुनहगार होगा और देने वाला इसकी ज़कात अदा नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पर हमारी फजर की नमाज़ छूट गई तो बाद में हमको क्या करना पड़ता है? उसकी कज़ा करनी पड़ती है। तो ज़कात अगर अदा नहीं हुई, हमको पता है कि हमने ज़कात दी थी, हमारी ज़कात अदा नहीं हुई है, तो उसको दोहराना वाजिब हो जाता है। ज़कात का मामला ऐसा नहीं है कि गलत हाथों में हमारी चले गई, हमको पता चला कि हमने तो गलत आदमी को दे दिए, चलो अगले साल सही को दे देंगे, ऐसा ये साल की ज़कात को दोहराना पड़ेगा, फिर से देना पड़ेगा अगर हमने गलत आदमी के हाथ में ज़कात दे दी तो। इसलिए बहुत सोच समझ कर पहले ही हम ज़कात सही लोगों के हाथ में दें। तो हमको सोना और चांदी का समझ में आ गया कि सोना कितना हो, कैसा हो, फिर उसकी ज़कात कैसी निकालेंगे। अच्छा, इसके लिए एक आसान तरतीब यह है ना कि हमारे पास जो भी सोना है तो उसको जा करके तुलवा लें, किसी सोनार की दुकान में जा करके तुलवा लें, और उसकी कीमत भी वहीं के वहीं निकाल लें, और उसके ऊपर जैसे मैंने बताया आसान कैलकुलेशन करके डिवाइड बाय 40 करके उसकी ज़कात निकाल लें। ये बहुत आसान तरतीब है। दूसरी बात, अब किसी के पास सोना और चांदी दोनों नहीं है, लेकिन उसके पास माल तिजारत है, या फिर वो जॉब करता है। जैसे कल बात आई थी कि जो लोग सैलरी पर्सन है, जिन लोगों को तनख्वाह आती है, तो वो ज़कात कैसे निकालेंगे? उनके निसाब पर जो है साल गुजर गया, तो जिस तारीख को उनकी ज़कात निकालने का वक्त आता है, उस तारीख को जितना भी माल हो उस पर से ज़कात, ज़रूरत असलिया से ज़्यादा उनके पास जो माल है उसमें से ज़कात निकाल देंगे। अब दोस्तों, उनके पास कितना माल उस दिन होगा तो उन पर ज़कात वाजिब होगी, वो भी समझते हैं। 52.5 तोला चांदी अगर नहीं है, सोना भी नहीं है, तो 52.5 तोला चांदी के बकद्र अगर हमारे पास कैश पड़ा है ज़रूरत असलिया से ज़्यादा, या हमारे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी पड़ी है जो हमने इन्वेस्ट की नीयत से ली है, रहता घर जो होता है ना, रहता घर जिसमें हम रहते हैं, वो करोड़ रुपए का भी हो तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। लेकिन हम जिस घर में रहते हैं उसके अलावा हमने कोई प्रॉपर्टी को जो है परचेस किया है, उसको ख़रीदा है इस नीयत से कि इस प्रॉपर्टी के आज नहीं कल भाव बढ़ जाएंगे तो हमको नफ़ा होगा, इन्वेस्ट की नीयत से, या इन्वेस्ट की नीयत से हमने और कोई चीज़ ली है, तो उस पर भी ज़कात वाजिब हो जाएगी। अब जो है 52.5 तोला चांदी के बकद्र हमारे पास, जैसे मिसाल के तौर पे 1-1.5 लाख रुपए के आसपास हमारे पास माल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो हमारे ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। हमारे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन 1.5 लाख के आसपास चांदी की
निसाब के बकदर माल है तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। उसमें भी वही कैलकुलेशन है। अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास 2 लाख रुपये पड़ा है तो उसको डिवाइड बाय 40 करेंगे तो 5,000 रुपये आ जाएंगी ज़कात और 5,000 रुपये निकाल लेंगे। ये हो गई माली तिजारत की बात। अब जो है कल मैंने एक मसला ज़िम्नन बताया था, आज इसको तफसील से बताऊँ कि जो लोग कारोबार करते हैं तो कारोबार के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि कारोबार में यूज़ होने वाली मशीनें, एसेट्स होते हैं, और एक ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर हमने एक दुकान बनाई, मोबाइल की दुकान बनाई। मोबाइल की दुकान में बहुत अच्छा फर्नीचर वगैरह होता है जो सेल करते हैं जिसके अंदर मोबाइल को। उसके अंदर हमने मिसाल के तौर पर 1 करोड़ रुपए का शॉप ली, खरीदी, खुद परचेस कर ली, तो ये हमारी ज़रूरत की दुकान है, इस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। इसी तरह उसके अंदर हमने जो है 3 लाख रुपए का फर्नीचर बना लिया। फर्नीचर क्यों बनाया? बेचने के लिए। फर्नीचर बेचने के लिए नहीं बनाया, बल्कि फर्नीचर इसलिए रखा है ताकि मोबाइल को डिस्प्ले कर सके, मोबाइल को उसके अंदर रख सके, या जो भी चीज़ है XYZ जो भी हम उसको दिखा सके। तो ये फर्नीचर भी लाखों का हो तो इस पर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी। अब हम जो चीज़ वहाँ पर बेच रहे हैं, चाहे मोबाइल बेच रहे हैं, चाहे लैपटॉप बेच रहे हैं, जो भी कुछ बेच रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हैं, तो हम पर वो जो साल गुजरने पर, अच्छा साल ऐसा भी नहीं है कि एक मोबाइल साल भर तक उधर ही पड़ा हुआ है, रोज़ाना मोबाइल आएंगे, हफ्ते में, महीने में वो सेल आउट हो जाएंगे। तो हम देखेंगे हमारी जो तारीख आएगी तो हमारी दुकान में कितने का माल भरा हुआ है, कितने रुपए का माल भरा हुआ है। हमको पता चलेगा कि हमारी दुकान में 5 लाख रुपए का माल भरा हुआ है। अब 5 लाख रुपए में से हमने जो है ना 3 लाख रुपए का माल खरीद के लिए है और 2 लाख रुपए, वो माल तो खरीद के लिए, लेकिन 2 लाख रुपए हमारे पेंडिंग है, अभी तक गए नहीं है सामने। कारोबार ऐसे होता है ना, कुछ पैसा दे देते हैं, कुछ बाद में देते हैं। तो 3 लाख रुपए, 5 लाख का माल है जिसमें से 2 लाख अभी जाने के गए नहीं हैं और हमारी तारीख आ गई, तो जो माल हमने पैसा जितना दिया हुआ है उतने माल की ज़कात निकलेगी। 3 लाख रुपए की हम ज़कात निकालेंगे। कैलकुलेशन वैसे होगा, 3 लाख डिवाइड बाय 40, 40 से तकसीम करेंगे, जो ज़कात होगी वो निकाल लेंगे। उसके अंदर फर्नीचर वगैरह है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एक आदमी का कारोबार फर्नीचर का है, एक आदमी का कारोबार ही फर्नीचर का है, वो कबाड़, पलंग, गद्दे वो सब बेचता है। अब वो देखेगा कि मेरे दुकान में कितना माल रखा हुआ है बेचने के लिए, फर्नीचर बेचने के लिए, फर्नीचर इस्तेमाल के लिए नहीं। तो अब जितने का भी वो फर्नीचर होगा, उसके पास 10 कबाड़ है, 10 बेड है और जो भी कुछ चीज़ है, उस तमाम चीज़ों का वो वैल्यूएशन निकालेगा और उसके ऊपर ज़कात पूरी निकालेगा। तो ये बात समझ में आ गई ना, जो चीज़ इस्तेमाल की है उसमें ज़कात वाजिब नहीं होती। जो चीज़ हमने बेचने के लिए, जैसे गाड़ी है, कार है, हमने कार खरीदी अपनी इस्तेमाल के लिए, उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। चाहे 2 खरीदे, 3, जितनी ज़रूरत है उतनी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर हमारा कारोबार ये है कि हम कार को खरीद कर बेचते हैं, बाइक को खरीद करके बेचते हैं, तो अब हमारे होल्डिंग में कितनी कार है, कितनी बाइक है, उसको देखेंगे, उसकी कीमत देखेंगे और उस पर ज़कात निकालेंगे। लेकिन हमने ज़रूरत के लिए ली है तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। बाद लोग रिक्शा चलाते हैं, हमारे मोहल्ले में बहुत जन हैं, तो क्या रिक्शा पे ज़कात है? नहीं। रिक्शा हमारे पास 1 हो, 2 हो, हमने उसको चलाने के लिए, उसको जो है ना उसका धंधा करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए लिए हुए, तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। जो चीज़ बेचने के लिए ली जाती है ना दोस्तों, उस पर ज़कात होती है। जो चीज़ इस्तेमाल के लिए जाती है उस पर ज़कात वाजिब नहीं होती। तो ये हमने कार वगैरह का भी समझाया। ओला उबर वालों का भी यही मसला है। ओला उबर जो है चलाने के लिए लिए हुए, या फिर हमने इस नियत से लिए कि हम लेंगे और ड्राइवर रखकर उसको चलवाएंगे, तो उस ओला पर भी, गाड़ी पर भी ज़कात वाजिब नहीं है। जब तक कि उसको हमने बेचने की नियत से नहीं लिया, उस वक्त तक उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। तो ये मोटे मोटे मसाइल है। आज हमारी बात का जो कंक्लूजन और खुलासा ये है कि जो चीज़ बेचने के लिए ली जाती है, तिजारत की नियत से ली जाती है, उस पर ज़कात वाजिब होती है और मौजूदा कीमत के एतबार से। एक और चीज़ समझ के चले, जैसे मैंने घर की बात की, किसी ने घर खरीदा अपने रहते घर के अलावा, उसने 1 साल पहले घर खरीदा 10 लाख रुपये का मिसाल के तौर पर, और आज उसकी कीमत हो गई 15 लाख। जिस दिन उसके ज़कात निकालने का वक्त आया तो उसने देखा कि आज मेरा घर मैं बेचता हूँ तो कितने में जाएगा, तो उसको एजेंट लोग ने बताया कि 15 लाख रुपए में जाएगा। अब 15 लाख में जाएगा तो कितने लाख की ज़कात निकालेगा? वो पूरे 15 लाख की ज़कात निकाले। खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया कि हमने कोई प्रॉपर्टी ली 10 लाख रुपए की और वहाँ पर जो है सप्लाई ज़्यादा आ गई, डिमांड कम हो गया और जो है उसकी प्रॉपर्टी की जो है ना वैल्यूएशन घट गई। 10 का लिए थे 8 का हो गया। एजेंट लोग को पूछे भाई कितने में जाएगा? बोले 8 में जाएगा, अभी 10 भी नहीं आएंगे तुम्हारे को। तो कितने की ज़कात निकालेंगे? अब 8 की निकालेंगे। जो मौजूदा करंट प्राइस जो होगा उसका, उसी पर ज़कात निकाली जाएगी। इसी तरह बहुत सारे लोग आजकल जो है स्टॉक खरीद के रखते हैं, शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन्होंने एक शेयर लिया था 1000 रुपये का, 1000 रुपये के हिसाब से एक शेयर उन्होंने लिया था। अब जो है उसकी कीमत जो है 2000 हो गई, मार्केट में उछाल आ गया, 2000 रुपये हो गई। अब जिस तारीख को वो ज़कात निकालते हैं वो देखेंगे मेरे शेयर की कीमत तो 2000 हो गई, मैंने 1000 में लिया था, तो अब वो पूरे 2000 की ज़कात निकालेंगे। और मार्केट गिर गया, शेयर मार्केट क्रैश हो गया, 1000 का डायरेक्ट शेयर 500 पे आ गया, तो 500 की ज़कात निकालेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा होगा तो ज़्यादा की निकालेंगे और अगर कम हो गया तो जितने की थी उतने की नहीं। आज की जो कीमत है, अगर आज मैं ज़कात निकाल रहा हूँ तो मेरी कोई भी चीज़ हो जो करंट प्राइस उसका चल रहा है, करंट वैल्यूएशन उसकी चल रही है, उसके हिसाब से हम ज़कात को निकालेंगे। ठीक है, तो ये सोना चांदी और माली तिजारत को हमने समझ लिया है। आगे इंशाल्लाह और बहुत सारे मसाइल हैं, उनको भी समझेंगे। ज़कात के मसरफ़ भी समझेंगे कि ज़कात हमको किसको देनी है और किसको नहीं देनी है। नहीं देनी है वो भी शरीयत ने बताया कि किसको नहीं देनी है, किसको देने से ज़कात कबूल होगी और किसको देने से नहीं होगी। वो तमाम चीज़ें हम सुनेंगे इंशाल्लाह, तो हम बेहतरीन तरीके से ज़कात निकाल पाएंगे और हमारी ज़कात के मकासद भी पूरे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने पर अमल की तौफीक दे। सुभान अल्लाह।